और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है। दोनों ही दल पंचायत चुनाव को जीतने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। रविवार को बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में हलचल रही तो 2 चरण में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ऑफिस में रणनीति बनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े लीडर्स शामिल हुए। वहीं बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 12 जिलों में वर्चुअली कनेक्ट हुए और चुनाव में भेजे जा रहे ऑब्जर्वर से बात की। प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बना तो इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला। देखिए, चुनावी रणनीति को लेकर सभी वरिष्ठ जनों के संग आज बैठक थी, जिसमें आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी हम लोगों ने कैसे करनी है उसके लिए चर्चा हुई है। साथ में एक निंदा भी की है जिस तरीके से रोस्टर को जीरो बीजेपी ने करके पहली शुरुआत ही बेईमानी से की। पंचायत चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। बीजेपी पंचायत चुनाव फतेह करने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी हर चुनाव को एक खास प्लानिंग और रणनीति के तहत लड़ती है। बीजेपी का कहना है कि भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरी तरह से समर्थित प्रत्याशी ही मैदान में होता है और इस बार भी 89 ब्लॉक में पार्टी सभी पदों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस की काट के लिए उनके दल से आए कार्यकर्ताओं का ही इस्तेमाल बीजेपी करेगी, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की धोखेबाजी कहती है। पिछले दिनों भी हमने देखा होगा कि 13 में से 10 जगह जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही है। इस बार मैं कह सकता हूँ 12 जगह पर चुनाव हो रहे हैं और 12 के 12 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके लिए हम रणनीति पार्टी इस चुनाव में हर हथकंडे अपनाना चाहती है। केन प्रकार इस पंचायत चुनाव में काबिज होना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पंचायती चुनाव में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका एक बड़ा प्रभाव भी, असर भी है। वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे प्रत्याशी इन चुनावों को भी डायरेक्ट चुनाव की तरह करने की मांग कर रहे हैं, यानी सीधे पार्टी सिंबल पर चुनाव करवाने की मांग। चाहती हूँ कि कहते हैं कि जिला पंचायत मिनी विधायक होते हैं, तो जिला पंचायत का भी सिंबल होना चाहिए कि अगर पार्टी अधिकृत करते हैं तो जरूर होना चाहिए, डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए जैसे विधायकों के होते हैं। पंचायत चुनाव में सिर्फ 20 दिन का वक्त है, तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तैयारियां तेज हैं। वर्चुअल मीटिंग से लेकर टोली बैठक के जरिए पार्टियां पूरी कसरत कर रही हैं और जीत के दावे भी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। साथ में हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, और खास करके पंचायत चुनाव की बात कर ले, लोकल मुद्दों पर यह चुनाव होता है, फिलहाल क्या मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में हावी दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पंचायत चुनाव को लेकर के अपनी जो कमर है वो कस चुके हैं। जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली है। हमने कल ही देखा कि कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जो है देहरादून में हुई। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से पिछला इलेक्शन गुजरा, लगातार दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है और पंचायत चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। तो वह तैयारियां अब जमीन पर दिखने लगी हैं और जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। जो 12 जिले जहां पर पंचायत के चुनाव होने हैं वहां पर दोनों ही पार्टियों के जो जिले के प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा वार भारतीय जनता पार्टी ने चीजों को बांटा है और विधानसभा वार जो प्रभारी हैं, प्रभारी और सह प्रभारी जाएंगे और वहां पर जो जिला पंचायत की विशेष तौर पर जो सीटें हैं उनको फोकस करते हुए कि कहां पर कैंडिडेट उतारा जा सकता है और कहां पर बहुत ज्यादा जो पंचायत स्तर के नेता हैं उनके आपस में झगड़े हैं, इस सब की रिपोर्ट अगले 2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, वो प्रदेश मुख्यालय को पेश कर देंगे और उसके बाद यह निर्णय होगा कि किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल देगी और किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल
नहीं देगी। उसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और कांग्रेस के प्रभारी भी अब हर जिले पर जाकर के जो पंचायत स्तर पर जो पर्यवेक्षण है उसका कार्य पूरा करने वाले हैं। और जहां तक मुद्दों की बात है, निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य, यहां तक कि क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी भले ही सिंबल इसमें न हो, ग्राम प्रधान के स्तर पर सिंबल न हो, लेकिन वहां पर भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उनके सामने रखें। और इन लोगों ने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। और पिछले 3 साल के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके के काम उत्तराखंड के भीतर किए हैं, OUCC को लेकर के, नकल विरोधी कानून को लेकर के, ये सब बातें इस समय भी जो है गांव की राजनीति में हावी रहने वाली हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के बीच में लेकर के जाएं कि उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य पिछले 3 साल के भीतर किए हैं, और विशेष तौर पर उससे पहले भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के भीतर रही है। तो ये सब चीजें फोकस में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, जो BDC मेंबर का चुनाव लड़ेंगे और जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो लड़ाई रहने वाली है वो जिला पंचायत की ही रहने वाली है। और जिला पंचायत के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के लिए ही ये मुश्किल भरा फैसला रहेगा कि वो किसे कैंडिडेट बनाएं। क्योंकि मैं अपने आसपास की स्थिति देख रहा हूं कुमाऊं में कि यहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता पंचायत के स्तर पर हैं वो एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। आम दिनों में ये एक ही पार्टी में रह करके राजनीति करते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और कई सीटों पर तो ऐसे हैं, नेता भले ही चुनाव न लड़ रहे हो लेकिन उनकी बीवियां जो है वो चुनाव मैदान में है, वो अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में चुनावी मैदान बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में जो चुनावी समीकरण है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। जी तो बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये इलेक्शन। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग जाएंगे कांग्रेस नेता, सुबह 11 बजे निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत दूसरे नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। जब ज्यादा सितारे एक साथ होते हैं गड़बड़ा जाता है, इतने सितारे देख करके गड़बड़ा गए। हाँ जी नमस्कार। इतने सितारे देख करके गड़बड़ा गए। और खबर नैनीताल से है, जहां पर राज्य में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला है। 11 जून के शासन आदेश को दी गई है चुनौती। तो सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी किया है। मामले में आज हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां पर राज्य में पंचायत चुनाव में आरक्षण का ये मामला, जिसमें 11 जून के शासन आदेश को चुनौती दी गई है। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण जारी किया है। मामले में आज हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो ये चुनाव में आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें चीफ जस्टिस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और जो 11 जून को फैसला लिया गया था उसको चुनौती दी गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है? आज चीफ जस्टिस कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, क्या तर्क दोनों ही पक्षों की तरफ से रखे जा सकते हैं? देखिए, पहले मैं बता दूं कि 11 जून का जो शासनादेश है उसके साथ जो राज्य सरकार ने नियमावली चुनाव को लेकर 9 जून को जारी की थी उसको भी चैलेंज किया गया है और जो उसके वायरस हैं वो चैलेंज किए गए हैं। और कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने आरक्षण तय किया गया है वो असंवैधानिक है। हालांकि इसका तर्क जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो आज कोर्ट में ये दे सकता है कि जिस तरह से आचार संहिता अब लागू की जा चुकी है तो कहीं अब चुनाव को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कई ऐसे एक्ट हैं, पंचायती राज एक्ट में भी ये बात है और कई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जो ये कहते हैं कि अगर एक बार चुनाव शुरू हो जाएगा तो उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन पिछले दिनों अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो उसने सुनवाई के दौरान इस बात को कहा था कि अगर राज्य सरकार का एक्ट, राज्य सरकार का ये जो आरक्षण की नीति है या जो अधिसूचना है वो गलत है तो इसको बाद में निरस्त भी किया जा सकता
सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो तमाम जो नेता हैं उनके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट गवर्नमेंट, तमाम लोगों की नजरें उत्तराखंड हाईकोर्ट पर लगी हैं और चीफ जस्टिस कोर्ट संभवतः 11 बजे तक इस मामले की सुनवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा आदेश आज कोर्ट से मिल सकता है। जी, तो बिल्कुल कोई आज एक बड़ा आदेश आ सकता है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों को सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त छोटी मछलियों के साथ में मगरमच्छों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। पहले लोग कहते थे, हिमतेज जी भाई साहब पहले कहते थे, अनुपम जी भाई साहब पहले कहते थे कि अरे यार ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो है पकड़ से बड़ी दूर हैं। हमने कहा ये मछलियां तो छोटी बड़ी हम सब पकड़ेंगे ही जो गड़बड़ करेगी, लेकिन हम मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे। और चारधाम यात्रा का असली सीजन आमतौर पर मानसून से पहले का माना जाता है। इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धा और आस्था की ये यात्रा अब हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 53 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। भारत पाक टेंशन, 2 हेली दुर्घटनाएं। बावजूद इसके चारधाम यात्रा का क्रेज कम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन 53 दिनों में 33,62,000 श्रद्धालु चारधाम पहुँचे, जो बीते साल की 53 दिन की यात्रा से 4 लाख अधिक है। 53 दिनों में पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के पहले 53 दिनों की तुलना में 4.25 लाख यानी 14% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। 2025 की चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से हुई थी, उसमें अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 33,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की जब हम तुलना कर रहे हैं, जब 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, उन पहले 53 दिनों में 29,36,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन किए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा यात्रा की जो अभी शुरुआत थी इस बार ठीक हुई। यात्री आया और माँ गंगा में यहाँ स्नान किया, पूजा किया, तर्पण किया और अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको हम आपसे निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया। ये केवल चारधाम यात्रा की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। सरकार इसे सफल नीतियों का परिणाम बता रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चारधाम में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि चारधाम यात्रियों को जानबूझकर अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया गया। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। और ये न केवल यहाँ पे चारधाम में, आप देखें कैची धाम में यात्रियों का बड़ा हुजूम जा रहा है। इसी तरह से आपका जो ओम पर्वत की तरफ आप देखिए, जबरदस्त लोगों पे उत्साह है। और इधर जो हमारा डेस्टिनेशन राफ्टिंग का, इस पर भी लगातार कई गुना यात्री बढ़ रहा है। और आप देखते हैं सैटरडे और संडे तो ऋषिकेश से लेकर के शिवपुरी तक पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों की संख्या लगातार। बीते साल पूरे सीजन में 48 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुँचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीने में ही 33 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये न केवल देवभूमि के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, बल्कि एक संदेश भी है कि आस्था के सामने कोई डर या चुनौती मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है।
चमोली से बड़ी खबर है, जहां पर कल देर रात हुई बारिश के बाद में बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास में लैंडस्लाइड होने से सड़क बंद हो गई है और अभी भी पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। साथ ही रोड बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। सूचना पर पहुंची टीम हाईवे को खोलने का काम कर रही है। इससे थोड़ा दूर में खड़े हैं। और बागेश्वर में पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ने से अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया है, जिसकी वजह से कई गांव के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई किलोमीटर पैदल चलकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से वो स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर आ गया है और हरकीदून जाने वाली सड़क साकरी की बारिश से नाला उफान पर आ गया है और करीब 2 घंटे हुई बारिश से नाले में मलबा आने से हरकीदून जा रहे पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। नाले का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया है। वहीं काफी देर तक गाड़ियां रुकी रही और जब नाले का पानी कम हुआ तब जाकर गाड़ियां आगे बढ़ी। और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड मुसीबत बनने लगी है। रास्तों में कहीं बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं पर भारी तबाही मची हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून शुरू होते ही पहाड़ों पर एक बार फिर मुसीबत की एंट्री हो गई है। मॉनसून सीजन में जिस मुसीबत को पहाड़ हर साल झेलता है, वही समस्या एक बार फिर सड़कों पर गिरने लगी है। हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड की। पहाड़ों की सड़कों पर अलग अलग जिलों में मलबा आने का सिलसिला चल पड़ा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे मुनकटिया में अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची टीम ने सड़क से मलबा हटाया, जिसके बाद तस्वीरों में साफ दिख रहा है लगभग 40 मीटर स्लाइड जोन पर श्रद्धालुओं की भीड़ दौड़ते हुए आगे निकल रही है। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान यहाँ पर कोई नहीं रहा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बागेश्वर में तेज बारिश के चलते कपकोट पिंडारी सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गया, जिसके बाद आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडस्लाइड से खतरा कितना बढ़ जाता है। रुड़की में सुबह हुई 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं शहर में 1 घंटे की बारिश से किस तरह का जल भराव हुआ है। दरअसल नगर निगम के नालों की साफ सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी कई वार्डों के नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। चमोली के हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटलाकुड़ी के पास तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे वहां बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ से सरक रहे हैं। कोई हादसा न हो, इससे पहले ही एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बोल्डर को तोड़कर दुर्घटना को रोकने से बचा लिया है। हेमकुंड साहिब में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात हो गई है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 जून तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी,
टिहरी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले मिलम रोड में टूटा पुल अभी भी नहीं बह पाया है और गूखा नदी पर बन रहा पुल एवलांच आने से टूट गया था और पुल टूटने से गाड़ियों के साथ ही पैदल आवाजाही करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। सर्दियों में भी ये पुल टूटा था और आपको बता दें कि बावजूद इसके अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया, जिस कारण से बॉर्डर पर रहने वालों के साथ ही जवानों को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और ग्रामीण बीआरओ से पुल को सुधारने की मांग कर रहे हैं। सब पर पिठो कट और तेल बोतल बैग और एक मैसूर नोट गने वो मैसूर। और अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र के सिमतोला इको पार्क के पास में देवदार समेत अन्य संरक्षित पेड़ों को काटने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से पेड़ों को काटा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी 2 हरे पेड़ देवदार के सिमतोला पार्क से लगे हुए भूलियुड़ा वन पंचायत में काटे गए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं, वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही रेंजर का ऑफिस है। वहीं वन विभाग मामले की जांच की बात कह रहा है। देवदार तो यहाँ पे काफ़ी समय से कटता हुआ आ रहा है और इसका पूरा ठेका वन विभाग ने लिया हुआ है। इससे पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं। परसों बीच में विभाग वालों ने यहाँ इको पार्क के पास में आग लगाई हुई थी, तो उस समय डीएफओ महोदय को शिकायत की थी, लेकिन कोई संज्ञान हमारी बातों का नहीं लिया गया। कि ऐसा आप कह सकते हैं कि एक गिरोह काम कर रहा है विभाग के अंतर्गत, जो देवदार के पेड़ों को काट रहा है यहाँ पे। अभी हमें 1 घंटा पहले इसकी सूचना मिली थी कि देवदार के 2 पेड़ काटे गए हैं करके, तो हम लोग अभी मौके पर गए तो वहाँ पे 0 से 10 और 30 से 40 ब्याज के 2 पेड़ काटे गए हैं। उनकी लकड़ी वहाँ पर रखी हुई है, तो इसमें हम जांच कर रहे हैं। और ये वन पंचायत आपका क्या कहते हैं, वन पंचायत भूला अंतर्गत आता है, तो हमने वहाँ के सरपंच जी को मतलब सूचित कर दिया है। प्रथम दृष्टया वन पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी होती है। और नैनीताल में माल रोड के पास में पर्यटकों पर 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। और बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने किसी बात को लेकर पहले तो गाली गलौज किया और उसके बाद में धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल पर्यटक यूपी का रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ में नैनीताल घूमने के लिए गया था। मैं बाइक से आ रहा था मल्लीताल से होते हुए, तो ये भाई मुझे ग्रैंड होटल के पास गुडलक की तरफ से ये आ रहे थे। ग्रैंड होटल के पास मुझे मिले और इनका जो है पूरा खून में लथपथ थे और हॉस्पिटल के लिए बोल रहे थे कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो, तो मैंने मानवता को देखते हुए इनको हॉस्पिटल लेकर आया। तेज जो चिल्लाया कि ऊपर चढ़ गया, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, कई लोग खड़े हो गए, तो मैं भी उसमें इकट्ठे खड़ा हो गया। पता नहीं क्या हुआ कि उसने मेरे को आके डायरेक्ट अटैक मेरे पर कर दिया और सीधे मार दिया। पता नहीं क्या था, किस चीज़ से मारा, शायद चाकू था कि स्टेशनरी वाला जो कटिंग होती है पेपर कटिंग वाला चाकू, उससे मारा था। उसने आके गले पे मारा, फिर गाली दी, फिर पैर से भी मार दिया, मेरे को ढकेला। 4 लोग थे टोटल वो लोग। और पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल ब्लॉक में हलसी गांव में रविवार को गुलदार ने महिला को अपना शिकार बना डाला और बताया जा रहा है कि महिला बकरियां चरा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने हमला कर दिया। महिला की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और साथ ही वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। क्षेत्र में वनकर्मियों की तैनाती की जा रही है। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। विकासनगर में बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया। काशीपुर में बीते दिनों कांग्रेसी नेता रवि पपने पर हुए हमले को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देहरादून के एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस के पास में एक शख्स की लाश मिली है। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
रुड़की में कोर कॉलेज के पास में एक दुकान में आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में पुलिस ने पिछले 15 दिनों से ऑपरेशन लगाम चलाया है, जिसमें जुर्माने की बड़ी रकम वसूली गई है। स्टंटबाजों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने हाईडिल में किया प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम नहीं रुका तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध में फंसे मंगलौर 4 स्टूडेंट शनिवार को भारत लौटे। भारत लौटने पर सरकार का धन्यवाद किया। नैनीताल में 14वें मॉनसून मैराथन में इस बार देश विदेश के धावक दौड़ेंगे। 14 सितंबर को होने वाली इस मॉनसून मैराथन की टी-शर्ट लॉन्च कर दी गई है। बागेश्वर में शहर में रविवार सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला जज, डीएम और एसपी ने खुद झाड़ू लेकर साफ सफाई की। पिथौरागढ़ में चल रहा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन समाप्त हो गया है। 2 दिनों तक सम्मेलन में कुमाऊनी भाषा की एक रूपता पर जोर दिया गया। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।